इन सब चारों से क्वेश्चन सी टेट और यूपी टेट और सुपर टेट में बार बार रिपीट किए गए हैं। सी टेट में तो हर बार 3-4 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आज मैं आपको जीन पियाजे का टॉपिक बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने संज्ञान से रिलेटेड है ज्ञान, ज्ञान से रिलेटेड है माइंड, ज्ञान मतलब माइंड, माइंड से रिलेटेड इन्होंने माइंड से रिलेटेड अपनी थ्योरी को रखा। ठीक है, ये एक स्विस वैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो एक स्विस वैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के माइंड से रिलेटेड संज्ञानात्मक विकास को दिया। इनका मानना था कि ये रचनावादी होते हैं बच्चे, मानना था कि रचनावादी होते हैं। रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब होता है कि बच्चे ज्ञान का सर्जन खुद करते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं बच्चे खुद से सीखते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं, खुले एनवायरनमेंट में सीखते हैं, उनको खुला छोड़ दिया जाए वो खुद से ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके खुद ही सीख लेंगे। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला। लिटिल साइंटिस्ट मतलब नन्हे वैज्ञानिक बोला कि बच्चे खुद ही ज्ञान का सर्जन कर सकते हैं, तथा इन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इन्हें विकासात्मक ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। ज्ञान क्या है, संज्ञान क्या है, इनके अकॉर्डिंग संज्ञान क्या है? संज्ञान से मतलब है माइंड से रिलेटेड, लॉजिकल थिंकिंग, तर्क, चिंतन करना तथा मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें संज्ञान से रिलेटेड होंगी। मुख्य विशेषता है इनकी, संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। जैविक परिपक्वता मतलब जैसे जैसे इंसान बढ़ेगा, जैसे जैसे जीव बढ़ेगा, उसकी परिपक्वता पर उसका माइंड उससे रिलेटेड काम करता जाएगा और भी बेटर होता जाएगा। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे भौतिक वातावरण में स्वयं ही अंतःक्रिया करके खुद खुले वातावरण में खुद से सीखते हैं। इन्होंने 4 मुख्य कोर कॉन्सेप्ट दिए। कोर कॉन्सेप्ट मतलब माइंड से रिलेटेड 4 कोर कॉन्सेप्ट दिए और एज के अकॉर्डिंग भी 4 स्टेज दी। तो माइंड से रिलेटेड दिया स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विवेशन। स्कीमा आत्मसातीकरण, समायोजन, समंजन और संतुलन, सामयिकरण। ठीक है, इसको हम बताते हैं स्कीमा क्या है। पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा है पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इसको। जैसे माइंड में कुछ भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके जहां रखते हैं, जैसे कपड़ों को रैक में रखते हैं, ऐसे माइंड में इंफॉर्मेशन को कहाँ रखा जाता है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा में रखा जाता है। चलो, इसके 4 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट है स्कीमा, दूसरा है एसिमिलेशन, तीसरा है एकोमोडेशन, फोर्थ है इक्विवेशन। हिंदी में बात करें तो फर्स्ट है इसका स्कीमा, दूसरा है इसका आत्मसातीकरण, तीसरा है इसका समायोजन, चौथा है इसका संतुलन। तो इन सब चारों से क्वेश्चन सी टेट और यूपी टेट और सुपर टेट में बार बार रिपीट किए गए हैं। सी टेट में तो हर बार 3-4 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं 4 कोर कॉन्सेप्ट्स की। तो 4 कोर कॉन्सेप्ट्स इसने दिए, माइंड से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड दिए, और 4 ही दिए इसने स्टेज से रिलेटेड, उम्र से रिलेटेड। तो इसका फर्स्ट है स्कीमा। स्कीमा का मतलब इसने दिया कि माइंड में एक जगह ऐसी होती है जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन को 1 बाय 1 करके रखते जाते हैं, तो वो उसने दिया स्कीमा। जैसे किसी भी रैक में हम कपड़ों को शिफ्ट करते जाते हैं, ऐसे ही स्कीमा में हम सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक एक करके रखते जाते हैं। तो इसने इसको दिया, स्कीमा को बोला जाता है पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन या रूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह रखना, इसलिए जो हमारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है छोटे छोटे रूप में, उनको बोलेंगे हम स्कीम। इसने बोल दिया स्कीम। दूसरा वर्ड दिया, समझ में आ गया ना स्कीमा? स्कीमा का मतलब हो गया कि माइंड में एक ऐसी जगह जहां पे हम सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं। तो इसने माइंड से रिलेटेड ही 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं कि बच्चों के माइंड में सारी इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, ओनली, बस और कुछ नहीं है। ये चीज
सारी चीजें माइंड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बारे में ही दी गई है। तो आत्मसातकरण इसने एक शब्द दिया है, एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। तो एक तो हो गया रैक हमारी, ठीक है। दूसरा हो गया कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना, हम साथ ही साथ लेकर के ऐसे ही साथ के साथ रखते जाते हैं, यूं ही बिना इरेज किए। किसी ने कुछ समझाया, उस इंफॉर्मेशन को हमने ऐसे ही रख दिया, तो इसको बोलेंगे आत्मसात करना। मतलब किसी भी चीज को आत्मसात कर लेना, एसिमिलेट कर लेना, ठीक है। तो जैसे किसी भी बच्चे को बताया कि ये काव है, ये काव है, बच्चों से रिलेटेड ही दिया, तो हम बच्चों से रिलेटेड ही आपको समझाएंगे कि किसी बच्चे को बताया ये काव है, इसके 2 सींग होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं। तो बच्चे ने ऐसे ही एसिमिलेट कर लिया अपने माइंड में, इंफॉर्मेशन को स्कीमा में रख लिया कि ये काव है। ओके, ये हो गया आत्मसात करना। मतलब सारी चीज को आत्मसात कर लिया उसने, यूं ही का यूं ही रख लिया। एकोमोडेशन हो गया समायोजन। समायोजन का मतलब हो गया कि किसी भी चीज में एडजस्ट करना, उसको मतलब इरेज करके सही करना या फिर उसको चेंज करना, ठीक है। तो एकोमोडेशन, समायोजन। समायोजन कैसे याद करोगे कि समायोजन कर लेना, एडजस्ट कर लेना, उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर लेना। जैसे उसने अब देखा किसी भी सींग वाले को, बैल को देखा, तो उसके भी 4 पैर हुए और एक पूंछ हुई और 2 सींग हुए। तो उसने सोचा कि ये भी एक काव है, लेकिन उस बच्चे को समझाया गया कि ये काव नहीं है, ये बैल है। तो उसने क्या किया, अपने स्कीमा में जो स्कीम रखी हुई थी, जो इंफॉर्मेशन थी, उसको पहले तो आत्मसात कर रखा था। आत्मसात करने के बाद में उसने चेंजेस किए, चेंज करने को बोल दिया जीन पियाजे ने समायोजन, एकोमोडेशन। तो चेंज करने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन, समायोजन। ओके, 3 वर्ड हो गए। स्कीमा, स्कीमा का मतलब हो गया हमारे माइंड में एक ऐसी जगह जहां हम सारी इंफॉर्मेशन को रख सकें। दूसरा हो गया आत्मसात करना, इंफॉर्मेशन को हम यूं ही का तो रख सकें। तीसरा हो गया समायोजन। समायोजन में मतलब हम करेक्शन करके, चेंज करके सारे वर्डों को रखना। तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं कि बच्चे ने एक कुत्ता देखा और बिल्ली देखी, तो इन दोनों में उसने अंतर महसूस किया, अंतर समझ में आया, तो ये किस में आएगा, तो ये समायोजन में आ जाएगा, क्योंकि उसने एडजस्ट कर रखा है, चेंज कर रखा है अपनी इंफॉर्मेशन को। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी कराएंगे, तो वो आसानी और इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएंगे। संतुलन को क्या होता है, इक्विब्रेशन मतलब संतुलन। संतुलन कब होगा, बैलेंस करना। संतुलन हम जानते हैं, तराजू बैलेंस करना। ओके, वही चीज जैसे इंफॉर्मेशन को अब क्या किया उसने, संतुलन कर लिया, वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। किसी भी चीज को देख करके अब उसे पता चल गया कि हाँ, बैल और काव दोनों अलग अलग होते हैं, तो वो संतुलित हो गया। ये 4 कोर कॉन्सेप्ट दिए कि सारी इंफॉर्मेशन को वो अपने माइंड में कैसे रखता है, कैसे उसे चेंज करता है, कैसे कहाँ रखता है, कैसे बैलेंस बनाता है, इन सबको ही उसने 4 कोर कॉन्सेप्ट बता दिए। तो इसका एक फॉर्मूला जो पूछा जाता है, अनुकूलन बराबर आत्मसातकरण प्लस के समायोजन, एडेप्टेशन बराबर एसिमिलेशन प्लस एकोमोडेशन। ओके, तो इसका मतलब भी मैं समझा देती हूँ आपको कि अनुकूलन, अनुकूलन कब आएगा, जब आत्मसात करोगे इंफॉर्मेशन को और समायोजन करोगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने पर आपको क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, ठीक है। अब ये आगे आपको समझ में आई ना, माइंड से रिलेटेड सारी उसने 4 कोर कॉन्सेप्ट बताए। अब हो गए 4 स्टेजेस ओवरव्यू, मतलब उसने 4 स्टेज दी बच्चे की, बच्चे के बारे में ही बता रहा है, संज्ञान से रिलेटेड दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, माइंड से रिलेटेड उसने 4 कोर कॉन्सेप्ट बता दिए। अब बच्चे से रिलेटेड बता रहा है, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग भी वह स्टेज बताएगा कि क्या क्या चेंजेस उसकी स्टेज में होते हैं, बच्चे कैसे कैसे उम्र के अनुसार सारी चीजों को सीखते हैं और वातावरण में, अपने एनवायरनमेंट में कैसे घुल मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन को समझते समझते कैसे वो बड़े हो जाते हैं। तो उसने दिया है पहला सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर मतलब संवेदी पेशीय अवस्था, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, संवेदी पेशीय अवस्था। पेशीय मतलब हमें पता है हमारी मांसपेशियों, तो जैसे जैसे हमारी मांसपेशियां अच्छे से होने लगेंगी, कब, 0 से 2 वर्ष में। तो बच्चा सेंसेस के अकॉर्डिंग सीखता है। सेंसेस के अकॉर्डिंग मतलब बच्चा
छोटा है, अच्छे से बोल नहीं पाएगा, वो समझेगा कैसे सारी चीजों को, खुले एनवायरनमेंट में आया है तो वो सारी चीजों को कैसे अपने माइंड में रखेगा और कैसे वह महसूस करके कैसे सीखेगा। तो बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो वो क्या करेगा, देखेगा, सेंसेस के अकॉर्डिंग देखेगा, सूंघ करके भी, सुन करके भी, टच करके भी, स्किन से भी। तो ऐसे बच्चा सीखता है कुछ ना कुछ। कैसे सीखता है, मोटर एक्टिविटीज से, मोटर एक्शन से, लात मार के, पैर मार के, है ना। और बच्चा क्या करता है, 0 से 2 वर्ष में चलता है, ठीक है, और कुछ भी चीज को फेंकता है, तोड़ता है, चीजों को फेंक फेंक के मारता है, क्योंकि उसको पता नहीं है ये क्या चीज है। कुछ भी टॉय दोगे फेंक फेंक के मारेगा। मोटर स्किल्स के, मोटर एक्शन के द्वारा ये सारी चीजों को वह सीखता है। तो जीन पियाजे ने एक बहुत ही अच्छा वर्ड दिया है जो बहुत बार, कम से कम 100 टाइम्स पूछा गया है सीटेट में, वस्तु स्थायित्व। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वस्तु स्थायित्व किस एज में होता है, वस्तु स्थायित्व किस एज में होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस एज में होता है। यूपी टेट में भी पूछा गया है वस्तु स्थायित्व किस एज में होता है, किस स्टेज में होता है। तो आपके अकॉर्डिंग आप आज से याद कर लो, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, तो वस्तु स्थायित्व मतलब माइंड में वस्तु स्थायी हो जाना। बस बच्चे के माइंड में वस्तु का स्थायी हो जाना। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसकी बच्चे की माँ या फिर कोई भी रिलेटिव्स बच्चे के साथ खेलते हैं, तो कैसे लुक्का छुपी खेलते हैं, जैसे किसी कर्टेन के पीछे छुप जाना, कहीं दुपट्टे से छुप जाना, तो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। बच्चे के माइंड में वस्तु जो है स्थायी हो गई है। अब बच्चा डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कर्टेन के पीछे जो बंदा है थोड़ी देर के लिए हाइड हुआ है, लेकिन उसके पीछे बंदा है, वस्तु क्या है, स्थायी है, तो इसलिए बच्चा डरता नहीं है। तो ये आ गया वस्तु स्थायित्व। तो किस में आएगा, संवेदी पेशीय में। संवेदी पेशीय मतलब पेशियों के द्वारा सीखता है बच्चा कब, 0 से 2 वर्ष में। तो ये दिया जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। दूसरा आ गया प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये सारी स्टेज ना एक बार रिपीट कर करके ये लर्न कर लेना, क्योंकि ये एज भी क्वेश्चनों में पूछी गई है। तो 2 वर्ष में बोला है लैंग्वेज, मतलब अब आपको पता है बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 2 वर्ष में आया है, तो बच्चा क्या होगा, बोलना सीखेगा, अच्छे अच्छे वर्ड आएंगे तो वो बोलना सीख जाएगा अच्छे से, तो भाषा का अच्छे से विकास होता है। ईगोसेंट्रिक दिया मतलब बच्चा खुद ही अपने कॉन्सेप्ट बनाता है और खुद ही सीखता है बच्चा। जैसे दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसको इतना माइंड नहीं करता, लेकिन उसकी दुनिया उसके अकॉर्डिंग ही है, वो जो सोच रहा है, समझ रहा है। ईगो सेंट्रिक मतलब उसका जो सेंटर में माइंड चल रहा है वही उसके अकॉर्डिंग सारी दुनिया है। सिंबॉलिक प्ले मतलब वो सिंबल्स के द्वारा प्ले करता है। एनिमिज्म मतलब निर्जीववाद, मतलब वह क्या करता है कि बच्चा 0 से 2 वर्ष की स्टेज में रोता है, जैसे गिर गया, कहीं गिर जाता है तो उसके चोट लगती है, तो उसको चुप करने के लिए क्या बोलते हैं कि चींटी मर गई, चींटी मर गई, ऐसा कुछ बोलते हैं कि जमीन को मारो, इसको मारो, कि दीवार से लगे कि दीवार को मारो इसको। फिर उसको दीवार को अगर हम मार देते हैं तो वो बच्चा चुप होने लगता है। तो उसको ये लगता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन है। इस स्टेज में जीन पियाजे के अकॉर्डिंग 2 से 7 वर्ष का, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग 2 से 7 वर्ष का बच्चा ये समझता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन है। ओके, अब तो इसमें आ जाता है इरिवर्सिबिलिटी का गुण। इरिवर्सिबिलिटी का गुण मतलब रिवर्सिबिलिटी होता है और एक होता है इरिवर्सिबिलिटी। अपलटवादिता और एक होता है पलटवादिता। अमाने नहीं, तो मतलब ऐसे आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए कि इस स्टेज में बच्चा, जैसे 10 रुपीज है आपके पास, 10 रुपीज का एक नोट है और 10 रुपीज के आपके पास कॉइन है, तो बच्चा जो ज्यादा चीजों को देखेगा उसको ही ज्यादा मानेगा। तो इसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं आता। इसमें जो वस्तु ज्यादा दिख रही है वही बच्चे के अकॉर्डिंग ज्यादा होगी। तो ये हो गया। एक आया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल
7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिक विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। आपको याद करने के लिए एक छोटा सा वर्ड है कि मूर्त। मूर्त मतलब मूर्ति, जैसे मूर्ति को देख करके आप डिफाइन करोगे, ऐसे ही हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब जो सामने की चीजें हैं उनको देख करके आप डिफाइन करोगे, उनको बोलेंगे मूर्त चीजें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो भी बच्चा सामने दिखी हुई चीजों को लॉजिक के अनुसार अपने लॉजिक लगा करके उसको डिफाइन करना, समझना, ये सारी चीजें लॉजिकल थिंकिंग, ये सब आ जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लॉजिक मतलब लॉजिक लगाना मूर्त में, मतलब मूर्त वाली चीजों में जो सामने दिख रही है उनमें लॉजिक लगाना, वही हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें आ जाएगा रिवर्सिबिलिटी का गुण, CSMR आ जाएगा, संरक्षण का गुण आ जाएगा, संरक्षण का गुण आ जाएगा, रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाएगा। रिवर्सिबिलिटी का मतलब इसका उल्टा हो गया। जैसे अब बच्चा क्या जानने लगेगा कि 10 रुपीज जो नोट है आपका और 10 रुपीज जो कॉइन्स में है वो सारे आपके इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो इसमें क्या आ गया, अब बच्चा सीखने लगता है, देख करके भी वह समझने लगता है, देख करके चीजों को जानने लगता है, मतलब मूर्त चीजों को समझने लगता है। ये सारी चीजें आ गई आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चौथा आया पियाजे के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशन, मतलब औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था में क्या आएगा, 11 से ऊपर वर्ष के बच्चे सारे। ओके, 11 वर्ष से ऊपर बच्चों को उसने बोला अमूर्त लॉजिक आने लगता है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आने लगता है। जो चीजें सामने नहीं है उनके देखे बिना भी लॉजिक लगाने लगता है बच्चा। क्लास में जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए इमेज TLM का यूज किया जाता है, और बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए TLM और चार्ट्स इतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो बिना देखे ही इमेजिन कर सकते हैं। पेड़ को समझाना हो, बिल्डिंग को, माउंटेन को, तो वो इमेज को सारी को देखे बिना सोचने लगते हैं। तो अमूर्त रूप से मतलब देखे बिना भी वह सोचने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी तुम्हारी फॉर्मल ऑपरेशन में। तथा सिस्टेमेटिक हाइपोथेसिस बिल्डिंग, मतलब जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट वाली थिंकिंग, बिना देखे बिना सोचे वो जाने कहाँ कहाँ के सोचने लगते हैं। तो 11 वर्ष से ऊपर बच्चों के लिए उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लगती है, वो लॉजिक लगाने लगते हैं। डिडक्शन लॉजिक, डिडक्शन लॉजिक भी मतलब ये हो गया कि छोटे बच्चों को तो आपको पहले एग्जाम्पल देना पड़ता है किसी चीज के लिए, फिर रूल पे आते हैं। ऐसे बड़े बच्चों के लिए पहले रूल फिर एग्जाम्पल होते हैं, ये आ जाता है डिडक्शन मेथड में। तो ये सारी हमने स्टेजेस पढ़ चुके हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें इंद्रियों से सीखता है बच्चा, खुद से व्यवहार करके सीखता है। लक्ष्य निर्देशित गोल डायरेक्ट बिहेवियर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। गोल डायरेक्ट बिहेवियर किसमें आता है, मतलब खिलौनों को पकड़ने का प्रयास करता है, बॉल दूर चली जाती है तो उसको पकड़ने का प्रयास करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। तथा ईगो सेंट्रिक, अभी आ गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ईगो सेंट्रिक हम पढ़ चुके हैं, बच्चे अपनी ये दुनिया अपने से बनाता है। एनिमिज्म जीववाद, निर्जीववाद, जैसे टेडी बियर, गुड्डों को भी वह जीवन समझने लगता है, उसमें भी जीवन है। संरक्षण आ जाता है, सीडिएशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, ये सब पढ़ चुके हैं। फॉर्मल ऑपरेशन में भी हम पढ़ चुके हैं। औपचारिक में अमूर्त चिंतन, मतलब जो भी नहीं है सामने उनको भी देख के सीखता है। तथा क्लासरूम स्ट्रेटेजीज ये दे रखी है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कि बच्चा को खुला एनवायरनमेंट छोड़ा जाए और खोजपूर्ण अधिगम खुद से कर सके। और NCF में जो भी तुम्हें दिया, अब जो NCF में जो भी है कि बच्चे को बुक्स में कम वर्क दिया जाए और एनवायरनमेंट में खुला छोड़ा जाए जिससे बच्चा सीख सके। तो ये सब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ही थोड़ा लिया गया है, जीन पियाजे से ही लिया गया है सारा। उस पर रटने पे जोर ना दिया जाए कि 2 का टेबल जोर जोर से रट रट के नहीं, वो थोड़ा खुद से सीखेगा। कुछ भी है, जीन पियाजे थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, पर ये है रटना नहीं है, रटाना नहीं है। 2 का टेबल भी उसे समझाना है। 2 into 1 करने पर 2 आया, 2 into 2 करने पर 4 आया। तो ये नॉर्मल एग्जांपल था कि ये सब पूछा जाता है। तो गुण क्या है, ये इसने बोला कि जो टीचिंग होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड में ये होता है कि बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होने चाहिए। बच्चे को सेंटर में रखना चाहिए, टीचर को ऐसे यू शेप में ये क्लास होनी चाहिए, जैसे टीचर आ जाए और इधर उधर बच्चे हो। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे हर एक बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। और
गुरुकुली शिक्षा की तरह नहीं होना चाहिए। पहले गुरुकुली शिक्षा थी कि बच्चों को मारते थे, पनिशमेंट करते थे और बच्चों को कम बोलने का अवसर दिया जाता था और टीचर ही ज्यादातर बोलता था। ये सब नहीं, अब बच्चे को बोलने का मुक्त वातावरण दिया जाए जिससे बच्चा खुद खुद खुल के बोल सके और सीख सके। ठीक है, ये सारे हो गए। एक ये और दिया है कि सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज किया। तो जीन पियाजे ने क्या किया, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहले उन्होंने बोला है, जीन पियाजे ने, कि पहले बच्चे के माइंड में विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। मतलब आप इजी लैंग्वेज में सीख सकते हो कि वो माइंड से सोचता है तो पहले विचार आएगा, बाद में वो बोलेगा किसी भी चीज को। और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग है कि पहले भाषा आएगी और फिर आएगा विचार। तो वो क्या करेगा, भाषा सीखेगा सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से। तो वाइगोस्की ने दिया है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-4 बार क्लास में करा देंगे हम, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-4 बार सीटेट और यूपीटेट सब में। और लास्ट में आपको ये रहा, पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी दिया है उसने, और इसका फोल्डिंग दिया है। वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा आएगी, फिर आएगा विचार। ओके, स्कीमा, एसिमिलेशन और संतुलन, समायोजन, ये सब तुम पढ़ चुके हो। सेंसरी मोटर में क्विक, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिक और लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सारी हो गई। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सारी स्टडी, ये सारा पढ़ना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैं और सारी वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही टॉपिक को सजेस्ट करें कि आगे टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहोगे, क्या नहीं। और एक बार वीडियो को पॉज करके सारे बोले हुए वर्ड्स को एक एक लाइन में लिखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।